तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और नई सीरीज़। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर कर अपनी राय तो बताना ज़रूर, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियोज़ आप सभी को कैसी लग रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे जल्द से जल्द। तो आप सभी का ज़्यादा समय बात नहीं करना चाहूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी जगह को दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है और आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और आसमान से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर गिरता है। और वो मॉन्स्टर आई मीन वो ड्रैगन होता है, पहले बता देता हूँ। और वो ड्रैगन चिल्लाते हुए कहने लगता है, बुड्ढे कुत्ते तबाही कहीं के, जल्दी से आ जाओ मेरे पास मरने के लिए फटाफट से। और इस वक्त हमें एक ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब तो मैंने महायामा रियलमी पे भी क्रॉस कर लिया है, अब मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। आज मैं तुम्हारी मार कर, तुम्हारी राख बनाकर, तुम्हारी राख से मैं होली खेलूंगी। और जो ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर उस गांव में अटैक कर देता है, जो सेक्ट होता है उसको कह सकते हो। और वहाँ पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वह सभी लोग इस बात से लेकर कभी डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर उसको आसानी से मार सकता है। तो वह सभी के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से भागना चालू कर देते हैं, चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, कोई बचाओ। लेकिन उस ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक पैर को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी के मुंह पर जाकर रख जाता है। इसके पैर से हमें पता चलता है कि ये पैर तो काफी ज्यादा छोटा है, जैसे ही किसी लोली का पैर हो। तो गैस व्हाट गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते थे, जो वाकई में एक लोली निकली है, वो भी फ्लैट चेस्टेड। और वो ब्लैक ड्रैगन और कोई नहीं है बल्कि यही छोटी सी एक लोली है। इसका नाम हमें बताया जाता है, ये एक ब्लैक ड्रैगन है जिसका नाम जुआन जियाओ है। और तभी जो जियान जियाओ होती है, ब्लैक ड्रैगन होती है, वो चिल्लाते हुए वहां पर चिल्लाती है और कहने लगती है, जल्दी से बाहर निकल के आओ, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या है भाई, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। दूसरी तरफ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट ड्रैगन होती है। इसका नाम बाई ली होता है। बाई ली इसकी इतनी ज्यादा गंदी तरीके से बात करने के जब देखती है, तो वो ब्लैक ड्रैगन के पास आती है और वो उससे कहने लगती है, व्हाइट ड्रैगन, हे सिस्टर, आप इसके बारे में भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारे बेनिफैक्टर हैं, उन्होंने तुम्हें 100 बार से भी ज्यादा बार जिंदा छोड़ दिया है, क्या आप इस बार उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हो। ये बात सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन कतई भड़क पड़ती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अपनी बकवास करना बंद करो। आखिरकार मैं इस बंदे को कैसे छोड़ सकती हूँ, जिसने मेरी सिस्टर को किडनैप करने की पहले कोशिश की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज इससे अपना बदला लेना ही होगा। तभी जो दोनों आपस में बात करने में लगी हुई होती, तभी आसमान में जोरों से बिजली कड़कने लगती है और बिजली कड़कते ही आसमान से कई सारी चमकती हुई स्वॉर्ड्स जमीन की तरफ गिरती हैं और आसमान से आवाज आती है कि मुझे लगा था कि जब हमारी लास्ट बैटल हुई थी, उसकी जो चोटें थी उसको ठीक होने में तुम्हें 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएंगी। बेवकूफों की जो हीलिंग होने की स्पीड होती है वो नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा होती है। ये कहते हुए वहां पर एक परछाई सी आ जाती है, परछाई सी नहीं, कोई बंदा आ जाता है कह सकते हो, जो कि गोल्डन लाइट में चमकने में लगा होता है। जब ये बात ब्लैक ड्रैगन सुनती है तो वो कतई भड़क पड़ती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है और गुस्से में उसकी तरफ देखती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम आ ही गई मेरे हाथों से मरने के लिए, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ पर हमें एक आदमी को आते हुए दिखा जाता है। ये इमोर्टल टाइप का बंदा दिखता है, इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि में ताइबाई होता है। और यह बंदा एक इमोर्टल है, जो वहाँ पर आता है और उस ब्लैक ड्रैगन से कह रखता है, अच्छा अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो, तो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मेरे साथ किस तरीके से खेलना चाहोगी इस बार। ये बात सुनने के बाद जो ब्लैक ड्रैगन होती है वो कतई भड़क पड़ती है और वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है और इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी ड्रैगन फॉर्म पे आ जाती है डायरेक्टली और उस पर अटैक करने लगती है और उससे कहने लगती है, आज मैं तुम्हारे साथ जब तक खेलूंगी जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं देती हूँ। और जैसे ही वो अपनी रियल फॉर्म पे आती है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक ड्रैगन बन जाती है, जो कि देखने में डरावनी भी है। और जब वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो आसपास का पूरा इलाका तबाह होने लगता है और जो ताबाई मॉडल होता है वो ये सब कुछ देखने में लगा हुआ है। और तभी जो ब्लैक ड्रैगन होती है वो उस पर अपनी ड्रैगन फायर से अटैक करती है और उससे कहने लगती है कि आज तुम इस अटैक के सहारे तुम भाड़ में चले जाओगे, जहन्नुम में कह सकते हो, आई मीन कहने वाला है नरक में चले जाओगी। और वो फुल फोर्स के साथ अपनी उस ड्रैगन ब्रीथ को हमारे इमोर्टल ताइबे की तरफ छोड़ देती है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। और तभी इमोर्टल ताइबे को वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो उसके ड्रैगन ब्रीथ को हटा देता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैंने तुम्हें कई बार इस बारे में बताया है कि तुम्हारे जो छोटे मोटे अटैक्स है वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। तभी जो ब्लैक ड्रैगन होती है देखने के बाद कतई शॉक हो जाती है। तभी इमोर्टल ताइबेई अपनी उंगली को ऊपर करता है और आसमान की तरफ उंगली करने के बाद अपनी मैजिक स्किल का इस्तेमाल करने लगता है और ब्लैक ड्रैगन से कहता है, अगर तुम अपने इस भयानक और गुस्से वाले टेम्पर को नहीं चेंज करती हो तो तुम मुझे कभी भी इस तरीके से नहीं हरा पाने वाली। इस बात को याद रखना ब्लैक ड्रैगन, और तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा ईगो है ना, उसी के कारण वही तुम्हारा अंत का कारण बनेगा एक दिन। और तभी वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आसमान में से, हेवन में से कह सकते हैं उनकी भाषा में, एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी मौत का कारण, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा यही गुस्सा और तुम्हारा यही टेम्परमेंट है। और ये जो ब्लैक ड्रैगन होती है वो उसके स्वॉर्ड को रोकने के लिए तैयार हो जाती है।
लेकिन जब वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल अटैक को महसूस करती है तो वो कहने लगती है शिट! अब मैं करूँ, ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो उसका सामना करने के लिए आ जाती है और तभी एक जोरदार धमाका होता है जैसे ही स्वॉर्ड टकराती है और जैसे ही वो ब्लैक ड्रैगन को वो स्वॉर्ड टकराती है तो वो ब्लैक ड्रैगन होती है, वो वहीं पर जाकर गिर जाती है जो कि एक फ्लैट चेस्टेड लोली होती है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि अब उसके पास लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई है और वो इमॉर्टल यहाँ पर जीत जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस इमॉर्टल और व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है। जो व्हाइट ड्रैगन होती है वो उड़ती हुई इमॉर्टल ताइबाई के पास जाती है और उससे कहने लगती है, अंकल क्या आप ठीक है? आपको कहीं पर चोट तो नहीं लगी हुई है? और व्हाइट ड्रैगन सबसे पहले तो इमॉर्टल ताइबाई से माफ़ी माँगती है और उससे कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है। मैं ज़ुआन जियाओ को इस बात के लिए मना नहीं पाई, इसलिए वो आप पर अटैक करने में लगी हुई है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उसको इस मतलब ब्लैक ड्रैगन पर ज़ुआन जियो को इस बात के लिए ब्लेम नहीं करोगे। ये बात सुनने के बाद इमॉर्टल ताइबाई उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इसे बेहोश कर दिया है। ये कुछ समय के लिए इस तरीके से बेहोश पड़ी रहेगी, इसे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी हानि या चोट नहीं पहुँची है। तभी वहाँ के आस-पास के जो लोग होते हैं वो ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं और खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं कि हमारे जो इमॉर्टल ताइबाई हैं उन्होंने इस महायामा रियलमी के बंदे को सिर्फ एक ही झटके में एक ही मूव में हरा दिया है। हमारे इमॉर्टल ताइबाई तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इमॉर्टल कहलाने लायक है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि जो टेक्निक हमारे इमॉर्टल वेरिएबल ने अभी इस्तेमाल की थी, क्या ये डिंग फैंग स्वॉर्ड टेक्निक है? तभी तीसरा बंदा कहने लगता है क्या सच में डिंग फैंग स्वॉर्ड टेक्निक? क्या ऐसा हो सकता है कि इमॉर्टल रियलमी में एक बार तुम एंटर कर जाओ तो तुम पावरफुल बन जाते हो और जो हमारे इस वक्त इमॉर्टल सामने खड़े हुए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं क्या? और सभी लोग उस इमॉर्टल ताइबी की तारीफ करने लगते हैं और जोरों से चिल्लाने लगते हैं तारीफ के मारे और हुर्रे हुर्रे कहने लगते हैं। तभी टाइबर उससे अभी से कहने लगता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पता है आप सभी को इतने तो बब्बर मचाने की जरूरत नहीं है छोटी सी बात के लिए, मैंने तो कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया है। तभी अचानक से उससे कुछ आवाज सुनाई देती है और कुछ वो टोटली सी कंफ्यूज हो जाता है और पीछे से आवाज आती है, बस तुमने कोई एफर्ट या कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, अगर ऐसी बात है तुम्हारे डिलीवरी बॉक्सेस का क्या हुआ? तो इन सभी आइटम को डिलीवर कौन करेगा? तभी जो अजीब-सी आवाज़ सुनाई देती है वो टोटली कन्फ्यूज़ हो जाता है ताई-बाई और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है मेल डिलीवरी? इसके कहने का मतलब क्या है? तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया का सीन। यहाँ पर एक बुड्ढा आदमी एक छोटे से लड़के पर चिल्लाते उससे कहने लगता है, ली ज़ुआनजुन मुझे पता था कि तुम एक नंबर के पैथेटिक इंसान हो और इसलिए मैंने तुम पर दया दिखाते हुए तुम्हें यहाँ पर जॉब दे दी ताकि तुम डिलीवरी सर्विस को जल्दी से टाइम पर पहुँचा सको। लेकिन यहाँ पर मुझे अब इसके बारे में पता चला है कि तुम तो यहाँ पर काम पर आने पार्ट टाइम काम करने के बहाने गेम खेलने की पूरा का पूरा समय निकाल देते हो। ये बात सुनने के बाद जो ली जियांशु होता है वो देखकर घबराने लगता है और कहने लगता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमारी जो कहानी होती है वो अब रियल वर्ल्ड में आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये बंदा गेम खेल रहा होता है वो रियलिटी भी हो सकती है। वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा ये सस्पेंस की बात तो। तभी जो बॉस होता है वो सबसे पहले तो जुआनजी के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारता है और उससे कहने लगता है कि जल्दी जाओ और इन सभी की सभी डिलीवरीज को कंप्लीट करो। अगर तुमने ये काम जल्दी जल्दी नहीं निपटाया तो तुम्हारी जो इस मंथ की तनख्वाह है मैं तुम्हें नहीं देने वाला। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुआनजुन होता है वो सबसे पहले तो अपनी बाइक उठाता है और सारा का सारा सामान उठाकर वहां से निकल जाता है डिलीवरी करने के लिए। तो यहाँ पर एक और वर्कर आता है और उसे पूछने लगता है, ए जुन जुआन जुन को जो शॉर्ट फॉर्म है इसको जुन कहकर बुलाने में लगा हुआ है और उससे पूछता है, जुन क्या तुम दिन के समय भी डिलीवरी करोगे क्या? तभी जो जुन होता है वो उससे कहने लगता है, खैर मैं उसको मना भी नहीं कर सकता, मैं इतना गरीब जो हूँ, मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है इस वक्त। और तो और मन में सोचते कहने लगता है कि ये जो हफ्ता है वो काम करने का हफ्ता है लेकिन मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया इस वक्त और जो द बेस्ट वुड एक्सप्रेस कंपनी में इस वक्त यह काम करता है। सबसे पहले तो वो अपने और इस दुनिया के बारे में बताता है और बताता है कि मेरा नाम ली जुआनजुन है, मैं एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड का एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ और उसी रिजल्ट के कारण 10 साल पहले की बात है कि हमारे इस अर्थ पर ऑरा नाम की एक चीज आ गई थी। कह सकते हो एनर्जी जनरेट होना, मतलब लोगों को पता चल गया था कि एनर्जी जैसी कोई चीज भी होती है और ऑरा आने के कारण जो पूरी की पूरी दुनिया थी वो इमोर्टल कल्टीवेटर से भर गई और हर जगह सभी के सभी लोग कल्टीवेटेड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में मेरे अलावा सब लोग कर सकते हैं मुझे छोड़कर, लेकिन मैं स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहाँ पर जब उसने अपने टेस्ट कराया था तो उसका रिजल्ट में उसे पता चला था कि बदकिस्मती से आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, हमें माफ कर दीजिए इस बात के लिए। और जो जो जुन होता है वो हमें बताता है कि मैंने अपने इस टैलेंट को जगाने के लिए इस टेस्ट को कराया है कई बार, अनगिनत बार, लेकिन जब भी मैं इसे टेस्ट कराता हूँ तो मुझे रिजल्ट के तौर पर सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को फील नहीं कर सकता, ना ही मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसलिए जो मेरी लाइफ है वो बिना कल्टीवेटर्स की मुझे गुजारनी पड़ रही है, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के। और इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा बुरा महसूस ना करूँ, इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बना हुआ एक गेम है, मैं उसको खेल कर ही अपना मन भर लेता हूँ और उस गेम का इस वक्त मैं बॉस हूँ। और शाय करता है ये सब सोचते सोचते और कहने लगता है खैर उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अब मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना होगा। खैर अभी के लिए मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, इसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है खैर।
तभी अचानक से उसके मोबाइल में कुछ होने लगता है और उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो सिंकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ही वो सिंकिंग कंप्लीट होती है, नोटिफिकेशन आता है, तो सामने एक पत्थर आ जाता है जिससे उसकी बाइक टकरा जाती है और उसके पीछे का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है शिट, ये क्या हो गया। और उस बॉक्स के अंदर रेड कलर का जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है और जिसको देखकर जो डर जाता है और उससे कहने लगता है शिट, अब क्या करूं, ये तो बवासीर हो गया। और इस चीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो सबसे तो पहले जाकर उस सामान को उठाने की कोशिश करता है और उससे क्या लगता है अगर मुझे कस्टमर की तरफ से मेरी कंपनी को एक भी कंप्लेंट चली गई तो इससे मेरी नौकरी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर का ये पार्सल किधर जाना है। और उधर जाकर मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ इस बात के लिए। और वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, यहाँ पर नंबर 404 जुयांग रोड होती है। जिस एड्रेस पर वह पहुंचता है तो वो सामने जाकर एक बंगला टाइप का एक घर देखता है और पता चलता है और कहने लगता है इस घर को ढूंढना तो काफ़ी मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड था। और ज़रा इसे देखो तो ज़रा, ये जगह कितनी ज़्यादा डरावनी दिखने में लगी हुई है, किसी भूतिया घर की तरह। और अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर कई सारी मकड़ियाँ घूमने में लगी हुई हैं और उन्हीं मकड़ियों के बीच में एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जिसके लाल लाल बड़े बड़े नाखून जैसे पहने दांत होते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये लड़की और कोई नहीं है बल्कि मुझे स्पाइडर होती है एक। और जो स्पाइडर होती है वो देखने में तो कितनी बवाल लग रही होती है और उसके नीचे कई सारे लड़कों की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है, इंसानों की कहो तो इंसानों की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये जो स्पाइडर होती है उन्होंने इस सभी सभी इंसानों के खून को, आई मीन ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से चूज कर रख लिया है। और उन सभी की ब्लड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो स्पाइडर कहने लगती है कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, मेरा कम से कम सिर्फ 30% ही पेट भरा हुआ है, मेरे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं, मुझे और चाहिए। और कहने लगते हैं कि आजकल का जो खाना मुझे मिल रहा है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है और यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो और भी ज़्यादा कम होती जा रही है। मैं उस टाइम को, उस समय को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में हुआ करती थी। ये फीलिंग, वो टेस्ट, मैं उस टेस्ट को तो कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं बस उस टेस्ट के और उस फीलिंग के बारे में जितना जैसे ही सोचती हूँ तो मेरी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है और एकदम ठरकियों जैसी हरकतें करने लगती है। यहाँ पर कोई भी काम आ जाएगा, बस मुझे मेरा पेट भरना है किसी भी तरीके से, प्लीज यार कोई तो मदद कर दो। तभी अचानक से ये आपस में अपने ट्रकपन दिखाने में लगी होती है, आई मीन ट्रकपन नहीं कह सकते हो, अपना पेट भरने के लिए इंसानों को किस तरीके से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर सके, ऐसी जुगाड़ ढूंढने में लगी हुई होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, कोई इस घर पर है क्या? ये देखने के बाद तो स्पाइडर का शॉक हो जाती है और वो आस-पास देखती है तो वहाँ पर उसके घर में बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई होती है। तभी वो स्पाइडर उसको देखकर कहने लगती है, मैं बस इस बारे में सोच ही रही थी कि कोई यहाँ पर आ जाए, तो लेकिन हमें पता चला तो यहाँ पर कोई ऑलरेडी आ चुका है। भाई मेरी किस्मत तो वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो भी खुद चलकर। मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि इस वक़्त जो बंदा यहाँ पर आया हुआ है उसकी बॉडी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी हो वो इन लल्लों से बहुत ज़्यादा हो, मतलब बेटर हो और अच्छी हो और मैं अच्छी तरीके से इस बंदे को एन्जॉय करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ और देखती हूँ कि इस बंदे के बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है ताकि मैं उसे अच्छी तरीके से एन्जॉय कर सकूँ। और जैसे ही वो उसको चेक करती है तो उसकी जो स्टिक होती है वो अचानक से चमकना चालू कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो उनका मोबाइल होता है वो भी चमकना चालू कर देता है और उसकी जो स्टिक होती है उसमें और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वो इसको सहन नहीं कर पाता है। ये देखने के बाद जो लड़की होती है, मीन स्पाइडर गर्ल होती है, वो देखकर कहने लगती है शिट, आखिरकार एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे मौजूद हो सकती है। और जो उसका स्पिरिचुअल मेजरिंग डिवाइस होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी मेजरिंग डिवाइस, वो वहीं पर उस एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी को झेल नहीं पाता और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और ये सारी की सारी जो आवाज़ होती है वो जुन को सुनाई दे जाती है और वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार अंदर से ये किस तरीके की आवाज़ें आने में लगी हुई है। ये बात देखने के बाद वो स्पाइडर गर्ल कतई शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने सिर्फ इसकी स्पिरिचुअल और इसकी कल्टीवेशन को नापने की कोशिश की, लेकिन जो मेरा स्पिरिचुअल डिवाइस था, मेजरिंग डिवाइस था, वो यहीं पर ब्लास्ट हो चुका है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का बंदा यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। अगर इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा उस रियलमी पर ना, उस रियलमी का नाम तो नहीं बताया गया है, इसको एक्सेस करके ढक दिया है, मुझे भी नहीं पता, वो तो आगे जाकर पता चलेगा तो हमें भी बता दूंगा। एक पर्टिकुलर रियलमी पर भी, रियलमी पे अगर बंदा होगा तभी ये पॉसिबल है कि मेरा जो स्पिरिचुअल मेजरिंग डिवाइस है वो ब्लास्ट हो जाए। लेकिन आखिरकार अगर इस तरीके का इतना पावरफुल बंदा एग्जिस्ट करता है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पर इतने ज़्यादा इंसानों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ? क्या उन लोगों को ये बात पता चल चुकी है और वह मुझे हराने के लिए इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे को भेजा हुआ है? और तभी हमें उस स्पाइडर को दिखाया जाता है, वो बाहर जाकर सबसे पहले तो उस छेद में से देखती है कि आखिरकार बाहर है कौन ये बंदा।
और जैसे ही वो बाहर देखती है तो पता चलता है कि जुन उसके सामने खड़ा हुआ है और उसको देखकर कहने लगती है, इस बंदे को देखकर लगता तो नहीं है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ना ही इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है। ये बंदा देखने में काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम करने में लगा हुआ है। आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा मेरे पीछे आ गया है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसके साथ क्लोज़ कॉम्बैट करता हूँ तो मेरा कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं इस बंदे से जीत जाऊँ। क्या मुझे छुपकर इस पर अटैक करना चाहिए? ट्राई करूँ क्या? या फिर मुझे ज़हरीले अटैक करना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए? अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मुझे एक झटके मार सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपनी मौत का इंतज़ार तो नहीं कर सकती बैठकर। और तभी वो दरवाज़ा खुलता है धीरे से। तभी जो उस दरवाज़े खुला देखता है तो क्या लगता है, ये तो वाक़ई में बहुत अजीब है कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर इस घर में सच में कोई अंदर हैगा तो आखिरकार किसी तरह की आवाज़ क्यों नहीं कर रहा? तभी वहाँ पर जो स्पाइडर होती है वो क्या लगता है, शिट, इस बंदे ने तो मुझे ढूँढ लिया, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं निकाली है, तो आखिरकार इस बंदे ने मुझे ढूँढा कैसे? और मैंने सारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी दबा कर रखा हुआ है। और इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद वो क्या लगती है, ये फीलिंग, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मास्टर खड़ा हुआ है और इसके साथ अगर मैं फाइट करती हूँ या फिर इसके चंगुल से भागने की भी कोशिश करती हूँ तो सीधी मेरी मौत तय है। तभी जुन वहाँ पर अंदर घुस जाता है और उससे क्या लगता है, उसे उसे इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो क्या लगता है, खैर इस बारे में भूल जाओ, और अंदर जाते हैं, इस बॉक्स को छोड़ते हैं और मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखकर इस पर छोड़ देते हैं। मैं बाद में इस इन्फॉर्मेशन में पता लगा लूँ कि आखिरकार मुझे इस बॉक्स के बदले में कितना पे करना है। लेकिन जो स्पाइडर गर्ल होती है वो इतनी, उसकी इतनी फटी हुई होती है कि वो डर के मारे कहने लगती है, शिट, प्लीज़ प्लीज़ कम, अंदर मत आना, प्लीज़ अंदर मत आना, मैं भीख माँगती हूँ। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, खतरनाक हो गई होती है देख के। इसके फटके 64 नहीं, 464 नहीं, 1464 के बराबर भी नहीं है। भाई इतनी बोलो उतनी कम है। तो लेकिन जुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग गए कहाँ? और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो स्पाइडर गर्ल होती है, देख के डर जाती है, चिल्ला पड़ती है, प्लीज़ मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। तभी दूसरी तरफ हमें किसी और की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर लोग आपस में बात करते हैं, क्या लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी हमें उस विला के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी को दिखा जाता है और तभी उस गाड़ी में से कोई बोलता है कि हमें जो एनर्जी महसूस होने में लगी हुई होती है वो इसी विला के अंदर से महसूस हो रही है। और हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारे डेटा में मॉन्स्टर के बारे में बताया गया था वह मॉन्स्टर यही है। लेकिन 5 मिनट पहले की बात है जब कुरियर सर्विस का एक बंदा इस बिल्डिंग के अंदर गया था और हमने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि जो बंदा इसके अंदर गया था वो एक नॉर्मल सिविलियन है। तभी वो लड़की पूछती है, तभी जो कैप्टन होती है वो एक लड़की होती है, वो उससे पूछती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हंगामा या किसी तरह का कोई अटैक महसूस हुआ है क्या अंदर से? तभी उधर से जवाब मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी वो लड़की अपने ग्लव्स पहनती है और उससे कहने लगती है कि हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा दिया है। तो अब हमने काफ़ी सारी तैयारी कर रखी है, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतते हुए मैं सबसे पहले तो अंदर अकेली जाऊँगी और अपने बालों को सबसे पहले तो वो बाँध लेती है और देखने में कतई बवाल लग रही है। और उस विला को अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना दिखने में लगा हुआ है। और जुन अंदर जाकर चिल्ला रहा होता है, "हे! क्या तुम अंदर हो? क्या कोई अंदर है? कोई तो बता दो यार।" दूसरी तरफ वो जो स्पाइडर होती है वो छुप-छुप कर कोने-कोने में भागने में लगी हुई है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और वो एक कबर्ड में जाकर छुप जाती है और जैसे ही वो जुन को आते हुए देखती है तो वो वापस से अपने आप को ढक लेती है, जिसको आवाज़ जुन को सुनाई दे जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है और वो उस कबर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और उससे क्या लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कर तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो गई हो? भाई जुन को भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है और वो स्पाइडर गर्ल होती है वो भी गलतफ़हमी में पड़ चुकी है इस वक़्त। वो वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए छुपती फिर रही है इस लड़की से। लेकिन जो जुन होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इसका जो पॉट है वो तोड़ दिया है, जो आइटम है वो तोड़ दिया है, उसके लिए इतना ज़्यादा अपसेट होने की क्या ज़रूरत है तुम्हें कि रोना पड़े। तभी जुन उस लड़की से कहने लगता है, यानी कि स्पाइडर गर्ल से, मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ कि मैं एक हॉनेस्ट बंदा हूँ और बहुत अच्छा बंदा हूँ। यार मुझे एक मौका दे दीजिए बस एक्सप्लेन करने के लिए। ज़रा मुझे देखो तो ज़रा, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। मैं बस अपने काम को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास आखिरकार और भी ज़्यादा है, और भी काम बचा हुआ है करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो स्पाइडर गर्ल होती है वो शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है, क्या ये काम अपना यहाँ पर जल्दी-जल्दी निपटाना चाहता है? शिट! अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी जो स्पाइडर गर्ल होती है वो मन में सोचते कहने लगती है, लगता है कि ये सारी की सारी मेरी ही गलती है। मैं अभी कुछ समय से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बना लिया था और मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझने में लगी हुई थी, जिसके कारण मैंने कई सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है और वो सभी के सभी लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। क्या इसी बंदे को मुझे यहाँ पर मारने के लिए भेजा गया है? और वो अपने ख़याली पुलाव बनाने लगती है किस तरीके से ये बंदा मेरी गर्दन को तोड़कर फेंक देगा, आई मीन काट कर। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। तभी अचानक से जुन उस कबर्ड के दरवाजे को खोल देता है और एक डरावना सा चेहरा बनाता है। इसको देखने के बाद वो स्पाइडर गर्ल की ऐसी-तैसी हो जाती है और उसका चेहरा देखने लायक होता है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे कहने लगती है,
भाई मेरे को मत मारना, मेरे को मत मारना। तभी जुन होता है उससे कहने लगता है, क्या आप ठीक है मिस? लेकिन वो जो स्पाइडर गर्ल होती है वो वहाँ पर उसको नहीं देख पाता है, और वो ऊपर दीवार मतलब छत पर चिपक जाती है अपने स्पाइडर टेंटिकल से। तभी जुन अंदर आता है और उससे कहने लगता है, ये तो वाकई बहुत अजीब बात है, मैंने अभी अभी तो किसी को अंदर इसके अंदर महसूस किया था, लेकिन अचानक से यहाँ पर तो कोई भी नहीं है देखा तो। और तभी हमें एक स्टॉकिंग पहनी हुई लड़की का पिछवाड़ा दिखाया जाता है, जो कि टेबल के नीचे घुसी हुई होती है। इसको देखने के बाद हमारा जो जुन होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो कोई लड़की है, और जो लड़की और कोई नहीं है बल्कि मैं यही एक स्पाइडर है। यहाँ पर जुन से छिपकर बचकर मतलब बचकर छुपने की कोशिश करने में लगी हुई है। तभी जुन स्पाइडर गर्ल के जस्ट पीछे जाता है, भाई क्या पोजीशन है, और वो आकर कह लगता है, क्या तुम यहीं पर हो? और तभी वो इस टेबल को उठाता है और वो स्पाइडर गर्ल से बोलने लगता है, हे मिस, आखिरकार आपके साथ क्या परेशानी है? आप इतनी ज्यादा डरी डरी और चुप के क्यों फिर रही है मुझसे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? लेकिन स्पाइडर गर्ल तभी उससे कह लगते है, शिट, इसने तो मुझे ढूंढ लिया है, खत्म, अब तो मैं खत्म। यहाँ पर कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है इसके चंगुल से अब बचने का मेरे पास। और वो इतनी ज्यादा घबराई और इतनी ज्यादा रो रही होती है कि उसकी ऐसी ऐसी होती है, नाक से नाक बहने लगती है, और उसने अपने ही हाथों को काटना चालू कर दिया है। और मन में सोचते क्या लगता है कि ये बंदा मुझे यहीं पर मार देगा, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। इसके हाथ पैर बॉडी पूरी पूरी कांपने में लगी होती डर के मारे, और चिल्ला तो क्या लगती, प्लीज कोई तो बचा लो यार। अभी अचानक से पता नहीं क्या होता है कि दरवाजे जो इसकी खिड़कियां होती है उनमें से कुछ चीजें अंदर आकर गिरना चालू हो जाती है, और वो और कुछ नहीं बल्कि में स्मोक ग्रेनेड्स होते हैं, जिसके कारण पूरे के पूरे बिल्डिंग में हर तरफ से धुआं ही धुआं हो जाता है। उसी स्मोक होने के बाद वहां से बाहर से कुछ सोल्जर्स अंदर की तरफ आते हैं कुछ गन्स लेकर, और वो सभी के सभी अंदर आने के बाद कहने लगता है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ से भागने की कोशिश भी बिल्कुल मत करना। तो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उसी बिल्डिंग के ऊपर होता है, जो कि कहने में लगती है, मेरा नाम ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कैनरी नहीं महसूस हो रही है, यानी कि मॉन्स्टर। और हमने तभी अंदर से आवाज आती है, हमने फोर्थ फ्लोर को क्लियर कर लिया है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है सस्पिशियस। हमें यहाँ पर कुछ ह्यूमन बॉडीज मिली हुई है बेसमेंट में, और कुछ हॉस्टाइल क्रीचर भी, यानी कह सकते हो वो स्पाइडर्स, छोटे छोटे मकड़ी। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सभी के सभी लोग को तैयार होने के लिए कहती है, और वो लड़की अपने सैनिक को बुलाती है और उन सभी से कहने लगते हैं कि हम लोग सामने के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाएंगे और सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे। और वो अपने हाथों में एक गन भी ली होती है, जो कि देखने में कतई बॉस ही लग रही होती है और कतई बवाल, और सारे के सारे सोल्जर्स भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम अंदर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मकड़ियाँ होती हैं कि वह लोग जो होते हैं वो सभी के सभी बुलेट से उन सभी मकड़ियों को शूट करना चालू कर देते हैं, और पता लगता है कि यहाँ पर कई मात्रा में मकड़ियों को पाया गया है, उन्होंने सभी को शूट कर दिया और मार दिया है। अब हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का डोर है हमने उसे ओपन और क्लियर कर दिया है, अब अंदर आ सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर सारे सारे मॉन्स्टर को मार दिया जाता है। तभी वो लड़की अंदर आती है और सभी को चिल्लाते ऑर्डर देती है, और उससे कहने लगता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, और जहाँ पर सीधे हमारा जो अरेस्ट ऑपरेशन है उसे चालू रख दो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जुन होता है इस वक्त टोटली कंफ्यूज होता है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यहाँ पर अचानक से हमें मुझे गन फायर के साउंड क्यों आने में लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए? क्या उन्होंने मुझे देख लिया है? देखने से पहले क्या यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए? अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो क्या वो लोग मुझे मार देंगे, या फिर मुझे यहीं पर छुप जाना चाहिए कहीं पर? तभी जो दूसरी तरफ जो स्पाइडर गर्ल होती है वो ये देखकर काफी तो घबरा रही होती है, पल के लिए तो वो खुश हो गई होती है कि ये बंदा यहाँ से जाने में लगा होता है। लेकिन यहाँ पर तो जुन भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा होता है। ये देखने के बाद स्पाइडर गर्ल डर जाती है, और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्यों लौट के आने में लगे हुए? मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी जुन उस टेबल के पास पहुंच जाता है। उस टेबल पर जाने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि यही एक ऐसी टेबल बची हुई यहाँ पर मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वे लोग मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए। लेकिन तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो स्पाइडर गर्ल होती है वो भी इसी टेबल के नीचे छुपी हुई होती है, इससे अपनी जान बचाने के लिए। और मन में सोचते कह रही होती है, इस बंदे को पता हुआ है कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ, इस बंदे को मुझे मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला, ये बात मेरे साथ मस्ती मजाक करने में लगा हुआ है यहाँ पर। और इस वक्त ये काफी तो घबराई हुई होती है। और तो और सभी टाइमों से आज ही जो रेड ड्रैगन स्क्वाड है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी वो सबसे पहले अपना एक डिसीजन बनाती है, और उससे क्या लगती है, तुमने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस पैटर्न गर्ल के पसीने छूट रहे होते हैं फिर भी, और कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। और तभी जो स्पाइडर गर्ल होती है सबसे पहले तो पता नहीं क्यों कहाँ कैसे पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है, और अपने पंजे को आसमान की तरफ ले जाती है, और उससे कहने लगती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी ताकि मैं मारी जाऊं लड़के। और वो डायरेक्टली जुन पर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी होता नहीं है, आसमान में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है ऊपर से। एक जोरदार धमाके के साथ वह वहां से भागने की कोशिश करने लगती है स्पाइडर गर्ल।
और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी मुर्दे की तरह यहाँ पर इंतजार नहीं करूंगी अपने आप को मरने का, वो भी तुम्हारे हाथ से। जहाँ से वो भाग रही होती है स्पाइडर गर्ल, लेकिन जो लड़की होती है वो इस बात को नोटिस कर लेती है कि ये लड़की तो वहां से भाग रही है, और वो सबसे पहले तो अपनी बंदूक को, अपनी गन को उस स्पाइडर गर्ल की तरफ एम कर देती है और उससे कहने लगती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तभी स्पाइडर गर्ल ये उधर देखती है कि लड़की है और उससे कहने लगती है अभी तक तो मेरा सब कुछ सही से चल रहा लगा था, अगर मैं इस बंदे से सबसे पहले से दूर हो जाऊं तो जो मेरे बाद आती है वो होती है रेड ड्रैगन स्क्वाड। लेकिन अचानक से यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, जो स्पाइडर गर्ल होती है जाकर सीधे अपने हाथों को और अपने सर को जोर से जमीन पर पटकती है और वो उस लड़की से कहने लगती है कि मैं गिव अप करती हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, फलाना ढिकाना। ये देखने के बाद उस लड़की की स्क्वाड पूरी की पूरी टोटली से कंफ्यूज होती है और उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। भाई ये अचानक से इतनी माफी क्यों मांगने लगी मुझसे। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है आखिरकार तुम ये क्या करने की सोचने में लगी हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। लेकिन जो स्पाइडर गर्ल होती है वो रोना चालू कर देती है और उससे लगती है प्लीज प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहती हूँ, मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। और इस वक्त इसकी जो हालत होती है वह देखने लायक होती है और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कहते जहर। यहाँ पर ये लड़की भीख मांगकर उससे कह रही होती है कि यहाँ पर मुझे तुम हथकड़ी पहना सकते हो और मुझे जेल में डाल सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जैसे चाहो वैसे टॉर्चर भी कर सकते हो, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं अपनी पूरी पूरी बॉडी तुम्हारे हवाले करती हूँ, जब तक तुम जो सेकंड फ्लोर पर जो ठरकी बंदा है, परवर्ड बंदा है, उस बंदे को मेरे पास ना भेजो मुझे मारने के लिए, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि वो उस लड़की के जो जूते होते हैं उसे भी अपनी जीभ से चाटना चालू कर देती है स्पाइडर गर्ल। ओ भाई भाई भाई, हमारे कितने व्यूअर्स की फैंटेसी है ये। खैर वो तो एक मजाक था, भूल जाए इसको। और तो और कहने लगती है अगर तुम ऐसा करती हो और मुझे उस बंदे से बता लेती हो तो मैं यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे से हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ मैं। ये बात सुनने के बाद लड़की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और टोटली कंफ्यूज होती है कि ये सब चल क्या रहा है, और कहती है ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं हो गया। तभी पीछे से कुछ चीज की उसे आवाज आने लगती है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उस इस कमरे से सेकंड फ्लोर से बाहर निकलता है और कोई नहीं बल्कि मैं वही डिलीवरी मैन जुन। और जुन टोटली कंफ्यूज होता है और वो कहने लगता है मन में सोचते हो कि आखिरकार ये मॉन्स्टर करना क्या चाहता था अभी। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और वो कैप्टन से कहने लगता है कैप्टन ये वही कुरियर सर्विस वाला बंदा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तभी वो लड़की उससे पूछ लगती है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो। तभी वो बंदा कहने लगता है हाँ मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्टर है वो इसके अंदर से बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही किसी प्रकार की कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी। इससे पता चलता है कि ये बंदा एक नॉर्मल बंदा है। ये बात सुनने के बाद जो स्पाइडर गर्ल होती है वो कहने लगती है क्या तुम कह रहे हो यह बंदा एक नॉर्मल बंदा है, कि अगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं इस बात को नहीं मानती। तुम्हारा डिटेक्टर मैं 100% कह सकती हूँ कि तुम्हारा जो डिटेक्टर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो टूटा हुआ है, तुम्हें दोबारा से चेक करना चाहिए, ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल हो ही नहीं सकता, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इस बंदे को मुझे बिल्कुल भी देखने मत देना, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर इनकी ये कन्वर्सेशन चलने में लगी होती है। तभी पीछे से एक स्केलेटन टाइप का बंदा आता है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है क्या तुम सच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी को बताना चाहती हो, हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें किसी और के द्वारा एक मैसेज मिला था और वह बंदा इस दुनिया में किसी इटर्नल को ढूंढना चाहता है। और तभी जो बंदा होता है वो वहां पर उस स्पाइडर गर्ल पर अटैक कर देता है, जिसके कारण उस स्पाइडर गर्ल की तो ऐसी तैसी हो जाती है और उसकी खोपड़ी वहीं पर गायब हो जाती है। इसके लिए मुझे दिल से बुरा लगा। ये देखने के बाद वो लड़की भी कतई शौक हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और वो बंदा आकर कह रखता है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हुआ और काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि तुमने स्पाइडर गर्ल को इस हद तक परेशान कर दिया है कि वो इस बात को कंफेस करने के लिए तैयार है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी सारी डिटेल देने के लिए भी तैयार है। लेकिन खैर छोड़ो, हमारी जो बातें थी वो यहाँ पर खत्म होती है। तुम कमीने का कमीने सभी की सभी लोग, तुम सभी को मेरा नाम याद रखना होगा। और मन में सोच तो क्या लगता है कि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा ली जियान जॉन। और वो सब फिर तो अपने उस अटैक की तैयारी करने लगता है और उसे कहता है, इस बार मैं पूरी की पूरी रेड ड्रैगन स्क्वाड को एलिमिनेट कर कर ही रहूंगा। और तभी वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर उस पर अटैक करना चालू कर देता है पूरी रेड ड्रैगन स्क्वाड पर, जिसके कारण वहां पर जोरदार धमाके हो लगते हैं और सारे के सारे जो स्क्वाड मेंबर्स होते हैं वो भी अपने फुल ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोगों को इससे चोट भी लगती है। और दूसरी तरफ जो सेकंड फ्लोर का जो बैल्कनी होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण जो जॉन होता है वो नीचे गिर जाता है और वो जमीन पे गिरता है तो उसके आसपास कुछ टुकड़े भी गिरने लगते हैं और एक एनर्जी की भी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जो लड़की होती है वो एक तालिस्मान टाइप का निकालती है और उस तालिस्मान से सभी को प्रोटेक्ट करना चालू कर देती है, जिसके कारण उसका जो अटैक होता है वो उसके पीछे नहीं जा पाता और वो जुन भी वहां पर बच जाता है। ये देखने के बाद वो जो हड्डी सिंह होता है वो उससे कहने लगता है ओ तुम्हें देखो तो जरा, तुम कितनी पावरफुल हो, तुम मेरे इस अटैक को रोकने में कामयाब रहे,
इस एज में तुम्हारी इस तरह की कल्टीवेशन लेवल इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन तुम्हें पता भी है कि तुम आखिरकार तुम किस बंदे से फाइट करने में लगी हो, तुम एक ऐसे बंदे से फाइट करने में लगी हुई हो जिसे लॉर्ड के द्वारा ब्लेसिंग मिली हुई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। और तभी वो बंदा फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करता है और कहने लगता है कि ये छोटा सा अटैक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इस तलिस्मन को एक झटके में तोड़ दूंगा। और फुल पावर के साथ उसके तलिस्मन पर अटैक करना चालू कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। उनके धमाके के कारण उसका जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। तभी उस लड़की को मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन एमसी होता है, जो जोन होता है, वो क्या लगता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की जो लड़की है जो सामना कर रही है इस बंदे से, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मरने वाली है। अगर ये लड़की यहाँ पर मारेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब भी यहाँ पर मारे जाएंगे। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है इस सिचुएशन से निपटने का? तभी उसका जो मोबाइल होता है वो चमकना चालू हो जाता है और बहुत ज्यादा बिजली करने लगती है। देखने के बाद वो हड्डी सब एकदम से शॉक हो जाता है किसी चीज को महसूस करते हुए, और वो देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन आ जाती है। और जो प्रोजेक्शन होती है वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके से खड़े होने की, तुच्छ इंसान, आई मीन तुच्छ हड्डी सिंह। और तभी उसकी जो 2 उंगलियां होती है वो उसको उस लड़की की तरफ करता है और उसमें से बहुत ज्यादा एक गोला बनने लगता है एनर्जी का, जो कि वो जो गोला होता है वो डायरेक्टली उस लड़की के बॉडी में जाकर घुस जाता है, जिसके कारण उस लड़की की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो कई कई 100 गुना बढ़ जाती है। और उसके जो नॉर्मल अटैक होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जो कि देखने में वाकई बहुत ज्यादा देखने लायक होता है। जैसे ही उसका वह अटैक सामने जाता है तो वो हड्डी सिंह का एक हाथ वहीं पर गायब हो जाता है। ये देखने के बाद वो हड्डी सिंह भी रोना एकदम सरप्राइज होता है, शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ हमें लड़की को दिखाया जाता है इतनी ज्यादा स्पेशल एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण एक झटके में वह उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती है और वो हड्डी सिंह वहां पर कांपना चालू कर देता है और उससे लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इसने अभी अभी गॉडली इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया था मेरे अटैक को बेअसर करने के लिए। आखिरकार ये किस तरीके का कल्टीवेशन है, इस तरीके का ग्रेट कल्टीवेशन? क्या ये महायामा रियलमी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर ही लाइटनिंग रियलमी तो होगा ही कम से कम। इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है कि जो स्पाइडर गर्ल थी उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था उसके खिलाफ। आखिरकार मैं उसकी प्रेजेंस को किस तरीके से महसूस नहीं कर सका। वह बंदा हर समय मेरे इतने ज्यादा क्लोज था लेकिन मेरे को फिर भी पता नहीं चला इस बारे में। और तभी वो घबराते हुए क्या लगता है कि इस बार तो तुम बच गए। मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा तुम्हारी सुरक्षा करने में लगा हुआ है। मैं इस बात के लिए पहले तो बहुत ज्यादा केयरलेस था। तभी जो लड़की होती है वो एकदम से जोर से चिल्लाने लगती है और अपने सभी मेंबर से क्या लगती है, शिट, ये बंदा तो यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगा हुआ है बचकर। तुम्हें इतने ज्यादा कोकी बनने की जरूरत नहीं है। जो हमारी रेड ड्रैगन स्क्वाड है वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर सबक सिखाएगी। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और लड़की के पास उससे पूछने लगता है, ये कैप्टन क्या आप ठीक है? तभी जो कैप्टन होती है वो सोल्जर से कहने लगती है, यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तुम नाइट एंगल को ये बताओ कि पूरी की पूरी सिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी को सबसे पहले तो वो स्कैन करे, जो कि यहाँ पर अभी अपेयर हुई थी। सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस बंदे को पकड़ना होगा ताकि हमें फ्यूचर में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वो सोल्जर भी इस बात से एग्री होता है। तभी वहां पर वो लड़की उठती है और अपनी पिस्टल को उठाती है और वो सीधे जून की तरफ देखने लगती है। जून देखकर काफी तक घबरा जाता है, सरप्राइज होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं डर के मारे। यहाँ पर वो लड़की इस बारे में सोचने में लगी हुई होती है कि जो स्पाइडर गर्ल उससे कहने लगी थी आखिरकार वो स्पाइडर गर्ल किस चीज से इतनी ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर वो इतना चिल्लाकर कहने में लगी थी कि तुम्हारा जो डिटेक्टर है वो टूटा हुआ है, ये बंदा नॉर्मल बंदा हो ही नहीं सकता। और जो हड्डी सिंह होता है वो भी सेम यही बात कहने में लगा हुआ था कि मैंने इस बात की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा तुम्हारे साथ फाइट कर रहा है तुमसे मिलकर। मैं वाकई बहुत केयरलेस था। इस बात को वो याद करती है और वो अपनी गन को सबसे पहले उठाकर अपनी जेब में डालकर वहां से चली जाती है। और अब सभी स्क्वाड मेंबर्स से कहने लगती है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। भाई यहाँ पर सभी के सभी जो स्क्वाड मेंबर्स होते हैं वो M416 को चलाने में लगे हुए हैं। आई थिंक इसका नाम M16 था, M4 था ना पूरा नाम? बताना गाइस कमेंट करके। और जिनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और वो चैन की सांस लेता है कि ये लोग ऐसे छोड़कर आखिरकार चले ही गए और वहीं पर लेट जाता है और काफी तो कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि इस बिल्डिंग में एक मॉन्स्टर था, ऊपर से गन फाइट भी होने में लगी हुई थी। आज का दिन तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं तो बस एक नॉर्मल कुरियर बॉय हूँ और उसी बिल्डिंग के टूटे बाहर एक सीन होता है पहाड़ की ऊंचाई की चोटी पर। तभी वहां पर हमें एक लड़की के पैरों को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट स्टॉकिंग पहनकर वहां पर खड़ी हुई होती है। और वो लड़की आकर कहने लगती है कि तुम जिस जगह पर भी जाते हो तुम वहीं पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है। तभी हमें बड़े बड़े गुब्बारों वाली लड़की को दिखाया जाता है और कहने लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी अपने चंगुल से नहीं भागने दूंगी, ली जुआनजेन। और हमें पता चलता है कि ये लड़की होती है ली जुआनजेन के पीछे ही पड़ी हुई है। और इस तरीके से रात का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जोरों से बारिश चलने में लगी हुई है और एक बिल्डिंग का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग आपस में अपना कंपनी में अपना काम करने में लगे हुए होते हैं। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि हमें माफ कर दीजिए कि हमने उस बंदे को यहाँ से भागने में जाने दिया। ये बल्कि में कोई और नहीं है, वही लड़की कैप्टन है जिसके कारण वो जो हड्डी सिंह है ना वो बचकर वहां से भाग गया था। जहाँ पर वो अपने सुपीरियर्स को बताने में लगी हुई होती है कि आपको बिल्कुल भी जरूरत करने की नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए टीम को भेज दिया है और हम पता लगा लेंगे कि आखिरकार वे बंदा हो था कौन और उसकी आइडेंटिटी के बारे में। यहाँ पर सिटी को पूरे लॉकडाउन करने के लिए बताया
बताया जा रहा था। और तभी वो कहने लगते हैं कि मैं 5 दिन के अंदर अंदर आपको किस बात का जवाब ज़रूर दे दूँगी कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे बस इतना समय तो दे दीजिए यार। और उसका कॉल वहीं पर कट जाता है और वह इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखी होती है, तभी वो अपना मोबाइल चार्ज पर लगा देती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और मन में सोचते कहने लगती है कि जो हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी भी काम की नहीं है। आखिरकार हम 5 दिन के अंदर-अंदर उस बंदे को किस तरीके से ढूँढेंगे? पूरी की पूरी सिटी को लॉकडाउन करना तो कहना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये कोई एक नॉर्मल केस नहीं है या फिर वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। अगर वो चाहे तो वो पूरी की पूरी सिटी में तबाही मचा सकता है। तभी सामने वो उसके सामने ली ज़ुबान जो उनकी फ़ाइल पड़ी हुई होती है। यहाँ पर वो सारी की सारी डिटेल्स उसकी पढ़कर देखती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है इसकी न्यूज़ पढ़ने के बाद, इसकी प्रोफ़ाइल पढ़ने के बाद और उसे कहने लगती है कि अगर जो स्पाइडर गलती वो अगर झूठ नहीं बोल रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिससे पहले वो जो हड्डी सिंह है वो यहाँ से भाग कर गया था, उसने भी भागने से पहले यही कहा था कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी मौजूद है तुम्हारे साथ। शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो वो वापस से अपना फ़ोन उठाती है। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी वहाँ को कॉल लगाकर उससे कहने लगती है कि जल्दी से फटाफट प्रोविंशियल एजुकेशन ब्यूरो के बंदे को कांटेक्ट करो और इमोर्टल कल्टीवेशन ऑफिस को भी जल्दी से हमारे लाइन पर लो। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अभी के अभी मुझे बात करनी है उससे। मैं बस उनसे मदद चाहती हूँ कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कराने में, और जो भी मैं काम तुम्हें सौंपने में लगी हुई हूँ वो आज शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिखने में लगा होता है और वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, मन में सोचते कहते हुए कि लास्ट नाइट को मुझे पूरे को पूरे जो रात है वो मुझे पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी। पूरी की पूरी रात भर उन्होंने मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे हैं, जिसके कारण मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और उसके बाद मुझे सुबह उन्होंने छोड़ा है और इस वक्त ये बंदा काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और काफ़ी ज़्यादा उबासियाँ लेने में लगा हुआ है और क्या लगता है मुझे तो नींद आने में लगी हुई है। तभी अचानक से वो जाने लगा था, तभी किसी का कंधा आकर उसके कंधे से जाकर टकरा जाता है और तभी हमें कुछ नमूने को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ विलन्स आ चुके हैं और हमारा एमसी यहाँ पर गिर जाता है। तो ये विलन उससे कहने लगता है, जरा इस बंदे को देखो तो जरा, ये बंदा ली जुआनजुन नहीं है क्या? जरा इस बंदे को देखो तो जरा, तुम किसी भी बंदे से आकर टकरा जाओगे क्या ली जुआनजुन? तुम्हें पता भी है कि अगर कर तुम किस बंदे से आकर टकरा रहे हो, तुम तो किसी फ्लावर वास की तरह हो और कुछ नहीं। हमारे जो बिग ब्रदर है उन्होंने अभी सिर्फ फाउंडेशन स्टेज में एंटर की है। अगर तुम इनसे टकराओगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो चूर चूर हो जाएगी, फिर बाद में तुम हमें और हमारे बॉस को ब्लेम मत करना। ये बात सुनने के बाद ली जुआनजुन का फर्क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ-साफ दिख रहा है कि तुम ही लोग आखिरकार मुझसे टकराए थे और तुम लोग मेरा रास्ता रोकने में लगे हुए हो। तभी वो बंदा कहने लगता है, खैर से भूल जाओ, आखिरकार तुम जैसे कचड़े से बात ही कौन करे। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट लगी हुई होती है, तभी सभी के सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं, उनमें से जो बाल्टी साहब का टकला जैसा दिख रहा होता है, वो उससे कहने लगता है, क्या तुमने आज की अनाउंसमेंट पढ़ी है? इस मॉर्निंग एक अनाउंसमेंट आई थी कि यहाँ पर हमारा जो स्कूल्स है वो सभी के सभी क्लासेस के लिए कल्टीवेशन इमॉर्टल की क्लासेस को ओपन करने जा रहा है। अगर तुम इस सिलेक्शन में पास हो गए तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ पर। ये बात सुनने के बाद एक पल के लिए तो ली जियानचन होता है, वो भी काफी तरह के तुमसे शौक होता है और उससे क्या लगता है तुम्हारे कहने का मतलब जो इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लासेस है वो उसके सिलेक्शन ऑन होने वाले हैं। और वो चौमू बनता वहां से जाने लगता है और अपने साथियों से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे पास यहाँ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो बाल्टी होता है वो हंसने लगता है ली जियानचन पर और उससे कहने लगता है, जरा इस ली जियानचन को देखो तो, इसके पास तो किसी भी प्रकार का कोई मतलब इन प्रेशर ही नहीं है। ये तो आज की तैयारी करने के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। आखिरकार इसके लिए ये बिल्कुल एकदम से यूजलेस जो होगा इस तरह की प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसके पास स्पेशल रूट भी नहीं है। यहाँ पर वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन के जो क्लास सिलेक्शन है वो ऑन होने वाले हैं और जो सारे के सारे जो क्लास सिलेक्शन है वो और कोई नहीं बल्कि मैं सिटी का लीडर करने वाली है। और इस बात को लेकर उसके जो हाथ है वो कांपने लगते हैं खुशी के मारे, और खुशी के मारे कभी बौखला जाता है और मुझे समझ में नहीं आता इस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है लेकिन फिर भी इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। खैर जो भी है, बंदा एमसी है, कुछ भी कर सकता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में स्पोर्ट फील्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स लाइन से लग चुके हैं। भाई लोग इतना धूप में खड़ा करके रखते हैं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है इतने में। तभी हमें ली जुआनचन को दिखाया जाता है, जो जुन होता है वो एक टेबल लेकर वहाँ पर जा रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है कि वाकई में भगवान ने मेरी मदद कर दी और मेरी पुकार सुनी ली। कल रात को मुझे पूरे का पूरा समय जो है पुलिस स्टेशन में गुजारना पड़ा था और आज यहाँ पर मुझे पता चला आकर कि यहाँ पर सिलेक्शन होने वाले हैं, वो भी मॉडल क्लासेस के लिए। और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका होगा आराम करने के लिए। कल रात को तो मैं सो नहीं पाया था, लेकिन जब ये सारे के सारे जो बेवकूफ़ लोग हैं वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन के लिए ट्रायल देने लगे होंगे, तब मेरे पास फ्री ही टाइम होगा और मैं आराम से क्लास से बचकर आराम से सो सकता हूँ और अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ, जो कि मैं कल नहीं कर पाया था। खैर जो भी है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सिटी लीडर कौन है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि तुमने आखिरकार मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट और सिटी लीडर एक जगह पर बैठ जाते हैं और जो जुन होता है वो भी अपनी टेबल लेकर वहां से जा रहा होता है ताकि वो सो चुके, और वो कह रहा होता है मुझे सोने में काफी ज्यादा पसंद है। और जैसे ही वो सिटी लीडर को देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और उससे कहता है शिट,
ये तो वही बंदी है ना जो मुझे कल मिली थी। यहाँ पर जुआनजी उस लड़की को देखने के बाद कभी शौक हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो जुआनजी को देखकर, जुन को देखकर कभी तो खुश होती है और उस मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है, अब तो मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। और जैसे ही जुन होता है उस लड़की को देखता है तो वो फटाफट से अपनी टेबल के नीचे छुप जाता है, शौक के मारे, डर के मारे। और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कल के मैटर के रिलेटेड के कारण ये यहाँ पर आई हुई है। तभी वहाँ पर स्कूल के टीचर होता है वो आता है और सभी के सामने माइक उठाकर बोलने लगता है कि आज का जो दिन है वो हमारे स्कूल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग पूरी की पूरी सिटी को जानते हैं कि उसमें सिर्फ 15 ऐसी क्लासेस है जहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन की क्लासेस लगती हैं, लेकिन हमारे सिटी में ऐसा पहली बार हुए होने जा रहा है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से जो उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग अपना ग्रेट पोटेंशियल यहाँ पर सभी को दिखाओगे और हमारे इन लीडर को एक गुड अपना सबसे ज्यादा बेहतरीन पोटेंशियल दिखाकर अपने वर्थ को प्रूव करोगे और अपना सबसे बेस्ट इंप्रेशन देना। तभी जो लड़की होती है वो इसे देखकर टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है, चाहे मैं किसी भी तरीके से इस जोन को देख लूं, लेकिन इसको देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये पूरी तरीके से एक नॉर्मल बंदा है। लेकिन अगर मैं कल के कैरेक्टर के बारे में सोचूं तो कल का जो ग्लो था वो मेरी इमेजिनेशन से भी पूरी तरीके से बाहर है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी जो टीचर होता है वो अनाउंस करने लगता है कि अब हमारे जो लीडर है वह यहाँ पर आएंगे और कुछ शब्द कहेंगे। और जो लीडर होती है मन में सोचते ये सोच रही होती है कि अगर ऐसी बात है, अगर कल के मैटर में बिल्कुल फाइट की जो एनर्जी है, अगर मैं यहाँ तक सोच रही हूँ, अगर ये बंदा मेरी मदद नहीं कर सकता तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं उस बंदे को हरा पाऊँ। और अगर ये इस बंदे ने मेरी मदद की है तो इस बात से सेंस बनता है कि मैं अचानक से इतनी पावरफुल हो गई थी। तभी जो टीचर होता है वो खड़ा होकर सबसे पहले लीडर के पास आता है और उसके अगर क्या लगता है कि आप यहाँ पर कुछ अगर कह सकते हो। और तभी कैप्टन खड़ी होती है लीडर और सभी से कहने लगती है कि यहाँ पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे बस इसे टेस्ट करना होगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो जब कैप्टन को देखते हैं तो वो कहते हैं दिल से भाई साहब उनके ट्रक निकल पड़ती है। और कुछ लोगों की तो मुझे लाल बटने लगती है और कोई लगती है जरा इस लड़की को देखो तो जरा, इस लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा हॉट है और बहुत ज्यादा बवाल है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये सच में सिटी लीडर है हमारी। लेकिन जरा इस लड़की को देखो तो जरा, इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये लड़की भी बिल्कुल हमारी एज जितनी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, जरा इस लड़की को देखो जरा, ये लड़की बिल्कुल भी मुस्कुराने में नहीं लगी हुई है, जी इतनी ज़्यादा बवाल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अपने इस फेस को ऐसा उदास और गुस्से वाला बनाकर रखोगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहने लगता है, जरा इसे देखो तो जरा, कि ये शायद इसलिए कंफ्यूज हो किसके साथ एक रात गुजारे, मतलब ठरकपन वाली बातें करने लगे थे सारे के सारे लौंडे। ये बात सुनने के बाद उस लड़की की सटक जाती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका, वो भुनकर वहीं पर शौक हो जाते हैं। क्योंकि जो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो उस लड़की की फिरकी लेने की कोशिश करने में लगे थे। तो ये बात जो होती है वो जुन को पता चल जाती है, वो देखकर शौक हो जाता है और घबराने लगता है और क्या लगता है, जरा इस लड़की के माइंड को देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा नैरो माइंडेड लड़की है, इसको देखकर तो मुझे और भी ज्यादा बहुत ज्यादा बेकार महसूस हो रहा है। तभी जो लड़की होती है वो सभी को एक्सप्लेन करती है और क्या लगती है कि जब से हमारे जिस अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी आई है तभी से हमारे चारों तरफ से ही स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ घूमना चालू हो चुकी है। और हमारे कल्टीवेशन की इस प्रोसेस के दौरान, इस कल्टीवेशन में हमें इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में इंटीग्रेट करना है, बॉडी में एब्जॉर्ब करना है, जो कि पूरी पूरी एनर्जी इस दुनिया में घूमने में लगी हुई है। और इस स्पिरिचुअल एनर्जी को हमें अपना खुद का बनाना है। और इस कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करने का जो प्रिंसिपल है, जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बंदा स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है, वो हर एक बंदा डिफरेंट टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस और इस्तेमाल करना जानता है, कर सकता है। तो सबकी जो तरीका इस्तेमाल करने का वो अलग अलग होगा, और जो भी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकता है वो फ्यूचर में ग्रेट अचीवमेंट पा सकता है। लेकिन यहाँ पर हर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी को गाइड नहीं कर सकता इतनी ज्यादा लेवल्स तक। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पूरी की पूरी जिंदगी निकाल देते हैं अपनी अपनी लिमिट को, लेकिन वह लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करते ही इतने ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन को भी हरा सकें, वो भी सिर्फ यंग एज पे ही। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बताने में लगी हूँ कि तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे 5 गुनी पावर है, उस पावर से भी ज्यादा लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो तुम कभी किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। हर कोई कुछ लोगों की तरह बेवकूफ नहीं होता है। और अगर तुम्हें कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया है और तुम एक कल्टीवेटर बनने लायक हो और बन गए, या फिर तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, तो तुम्हारे लिए डेड एंड होगा। और तभी वो लड़की अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद आसमान में छोड़ देती है, जिसके कारण आसमान में एक धमाका होता है। इसको देखने के बाद वहाँ के स्टूडेंट कभी शौक हो जाते हैं और उससे कहते हैं, जरा देखो तो जरा कितनी ज्यादा पावरफुल है ये। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा यंग एज में एक लीडर कैसे बन गई। और तभी वो अपनी घड़ी को चेक करती है और उसको देखकर कहने लगती है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। मैंने जानबूझकर जितनी ज्यादा हो सकी उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा किया था, ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो जल्दी से एक्टिवेट होना चालू कर दे और थोड़ा बहुत तो सहारा मिले, मतलब
मतलब कह सकते हो ना चालू एक्टिवेट हो जाए तो पता चल जाए, सेंस मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इसका पता नहीं लगा पा रही हूँ कि आखिरकार ये बंदा सच में पावरफुल है भी या नहीं है, और ये अपनी स्पेशल एनर्जी को छुपाने में एक्सपर्ट है। लेकिन इस पूरी की पूरी कंट्री में मेरे मास्टर को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि ऐसा करने में पॉसिबल रखते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा सच में एक ऑर्डिनरी बंदा है, तभी वो उस टीचर से सबसे पहले तो उसका माइक मांगती है और कहने लगती है कि सबसे पहले अगर मुझे अपने सस्पेंस को सेफ रखना है तो मुझे अभी के अभी सब कुछ क्लियर करना होगा। और तभी वो लड़की अनाउंस कर देती है कि यहाँ पर जो मेरी डेमोन्स्ट्रेशन थी वो खत्म हो चुकी है और ये 49 प्लेसेस की जो जगह है मॉडल कल्टीवेशन क्लासेस की वह अब स्टार्ट होती है। ये बात सुनने के बाद वो स्टूडेंट शॉक हो जाती है और उससे क्या लगता है 49, लेकिन हमने सुना था यहाँ पर तो 50 लोग थे, तो एक बंदा कम कैसे हो गया। तभी वो टीचर पूछने लगता है उस लीडर से, आखिरकार लीडर आपके कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ट्यूटर था वो तो 50 लोगों का था तो 49 कैसे हो गए। तभी वो लीडर उसे बताने लगता है कि मुझे पता है, तुम इस बात को लेकर काफी तक कंफ्यूज होता है कि आखिरकार एक बंदा कम कैसे हो गया, लेकिन मैं बात आप सभी को पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक बंदे को चुन लिया है इस क्लास के लिए। स्टूडेंट नंबर 114 514 लीज वानजोन, तुम पहले स्टूडेंट बनोगे हमारे इमोर्टल कल्टीवेशन क्लासेस के। और जैसे ही ये बात सभी के सभी स्टूडेंट को पता चलती, तो सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा डरावनी नज़र से जिनको देखने लगते हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है ये सब। और जैसे ही सभी के सभी लोग को इस बारे में पता चलता है कि जुन को तो ऐसे ही चुन लिया गया है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो जुन होता है मेन कैरेक्टर, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी लाइफ के साथ चल क्या रहा है, ये किस तरीके का मजाक है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हैं, उसे क्या लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हो, तुम कह रही हो कि तुमने जिन को ऐसे ही चुन लिया है मॉडल कल्टीवेशन क्लासेस के लिए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बंदे के पास तो स्पिरिचुअल रूट भी मौजूद नहीं है, तो आखिरकार इसे मॉडल कल्टीवेशन क्लासेस के लिए किस तरीके से चुना जा सकता है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कह लगती है कि अगर तुम इस बात से बिल्कुल भी डिससेटिस्फाई हो, तो जो भी इस बंदे को जीत जाएगा, तो वो जो क्विटो है, जो जगह है, वो उस बंदे को जाकर मिल जाएगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसीबी को नहीं भड़क पड़ता है और खुद ही शॉक हो जाता है और उससे चिल्लाते हुए लगता है, आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो। ये बात सुनने के बाद बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एकदम से वुल्फ की तरह लगने लगते हैं, डरावने मॉन्स्टर की तरह, और उससे कहने लगते हैं, ये हमारी लाइफ का एक अकेली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हम इसको कैसे जाने दे सकते हैं। ये एक लीज इंसान है जो कि जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी स्पिरिचुअल रूट मौजूद नहीं है, एक कचड़ा है, कचड़ा। अब इसे इससे निपटना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। तभी जो जुन होता है वो इस सभी को बातों को बहुत ज्यादा डर जाता है पता लगने के बाद। तो वो उनसे कह लगता है, तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो, सभी के सभी लोग शांत हो जाओ। जैसा कि तुम लोग आर्टिकल 13 में स्कूल के रूल्स को जानते होगे कि तुम लोग किसी पर भी स्टूडेंट के साथ फाइट नहीं कर सकते हो और सभी को मिलकर एक साथ रहना चाहिए, और यहाँ पर फाइट्स बंद है हमारे स्कूल में। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग जुन के पीछे पड़ जाते हैं और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम किस हारमोन की बात करने में लगे हुए हो, तुम्हारा जो क्वेटा है अब वो मेरा है। कुछ लोग तो यही पूछ रहे लगते हैं कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि इस लड़की के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। ये बात सुनने के बाद जुन उससे क्या लगता है कि शिट, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मेरा इस लड़की से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ कि आखिरकार ये है कौन। लेकिन जो टीचर होता है वो घबराने लगता है और उससे क्या लगता है, हे लीडर जी, आप जो कर रहे हैं जो क्या ये ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से मैटर्स को हैंडल करना चाहिए। और जो लीडर होती है वहाँ वो बैठकर अपनी चाय पीने में लगी हुई थी चिल मारकर, और वो कह रही होती है, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी पर शक है, अगर ये वाकई में वो मिस्टीरियस बंदा है जो इसने मेरी जान बचाई थी उस वक्त, तो मुझे पता है कि 5 दिन बाद जो जहाँ पर होने वाला है, जो मॉन्स्टर है वह अपने सेंसेस में आएंगे, तो वह लोग इस बंदे पर अटैक करने के लिए वापस जरूर आएंगे। अगर ये बंदा वाकई में एक कॉमनर है, तो हम इसे एक सेफ जगह पर पहुंचा देंगे जिसके कारण इसकी जान बच सके। और ऐसा अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा केस भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये सच में पावरफुल है तो ये हमारे लिए काफी ज़्यादा अच्छा है कि हमें एक बहुत अच्छा सीडलिंग मिल चुका है हमारी कंट्री के लिए। इसलिए मैंने आपके स्कूल में इस कल्टीवेशन मॉडल क्लासेस को अरेंज किया है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझे आपके कॉलेज में आपको थोड़ा हार्ड टाइम देना पड़ेगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको इसके कारण, पर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जुन को, जुन के पीछे सारे के सारे स्टूडेंट पड़े हुए होते हैं, सभी कह रहे होते हैं तुम्हें हमसे बचने की हमसे भागने की जरूरत नहीं है, जुआन जल्दी से रुक जाओ वहीं पर, हम तुम्हें पीठ के बस तुम्हारा कोयटो ले लेंगे और कुछ नहीं। तभी ये सब चल रहा होता है, तभी आसमान में से एक जोरदार बिजली कड़कती है और आसमान में से भाई साहब बादल तो देखो कितने खतरनाक होते हैं, और वो जो बिजली होती है वो सीधे जाकर उन सभी के सभी स्टूडेंट पर गिर जाती है और उसमें से आवाज़ आती है, हे लड़की, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही हरकतें करने में लगी हुई हो। और जैसे ही वो जो कैप्टन होती है वो ये देखती है और उसे कहने लगती है, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी और इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी, और ये साउंड ट्रांसमिशन सीक्रेट टेक्निक, यहाँ तक कि जो हमारे लेटेस्ट डिटेक्टर है वह भी इसको नहीं पहचान सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकती पावरफुल एनर्जी को। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इतनी ज़्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर। क्या ऐसा हो सकता है कि जो टाउस ने कल कहा था मुझसे, क्या उसी के बंदे यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हुए हैं।
तभी वहाँ से एक लड़की की परछाई हमें दिखाई जाती है जो वहाँ से निकलती है और वो कैप्टन से कहने लगती है कि तुम उन बास्टर्ड से मुझे कंपेयर करने की बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना। तभी जो रेड कलर की जो कैप्टन होती है वो उससे कहने लगती है, लो भाई यहाँ पर फिर से आ गए। और यहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, ये वही लड़की है जो ग्रीन बूट्स पहनी थी कुछ देर पहले। और वो कहने लगती है, मेरे पास तुम्हारे साथ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की और वह अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। तो मैं बिना हिचकिचाहट के उस बंदे को मैं वहीं पर मार दूंगी। और वो जो लड़की होती है वो सीधे आकर जून के आगे खड़ी हो जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। ये बात देखने के बाद वहाँ के आसपास के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे क्या लगता है, शिट, आखिरकार अब ये लड़की कौन है, आखिरकार ये लिली जियान जिनको प्रोटेक्ट क्यों करने में लगी हुई है इस जैसे बंदे को। ये बात सुनने के बाद जुन वहाँ पर खड़ा होता है और वो उस लड़की से पूछने लगता है, खैर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप है कौन और मेरी जान क्यों बचा रही हैं। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो सबसे पहले तो जुन के पीछे देखती है और अपनी उन यादों को खो जाती है और हमें पता चलता है कि ये त्याई भाई की परछाई को दिखाई जाती है जो अभी गेम में था बंदा। यहाँ पर वो उस मोमेंट को याद करती है जब उससे पहली बार त्याई भाई ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं है तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती हो। यहाँ पर एक बार उसके मास्टर ने से ये भी कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम मेरी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तो और वो उन मोमेंट को याद करती है एक बार उसने कहा था कि इस की जो मेकअप है वो तुम पर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं कर सकते, अगर जो तुम्हारे चेहरे पर इस तरीके से फैल गया तो आखिरकार अगर ये न्यूज़ है वो लोगों में फैल गई तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे और मेरे बारे में। और चिल्लाते को लगता है, जाओ जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसका जो मास्टर होता है जो कि त्याबय होता है वो उसे एक समय पर छोड़कर चला जाता है और कहा कहकर जाता है कि तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना कि जैसे कि तुम्हारा कोई मास्टर था ही नहीं कभी तुम्हारी लाइफ में। यहाँ पर वो वहीं पर कहानी आती है, रियलिटी में वो रोना चालू कर देती है और वो तो कहने लगती है, मुझे माफ कर देना एक पल के लिए तो मैं भूल ही गई थी, अब समय आ चुका है कि मैं वापस से फिर से वही चीज स्टार्ट करूँ। और भाई साहब वो सीधे जाकर अपने सर झुकाने लगती है उस जुन के आगे। ये देखने के बाद जुन शौक हो जाता है, तभी वो लड़की सर झुकाते उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर हान लिंग, मेरा नाम हान लिंग है और मैं आपके सामने ये सर झुकाकर कहती हूँ कि मैं आपको काफी समय से बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकें और मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बात सुनने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे क्या लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लूँ, है क्या चल रहा है ये। और वो जो हानि होती है वो उससे क्या लगती है, मास्टर प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए मुझे, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टबर्न हूँ लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस बात की अप्रूव कर दें और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसके लिए इस चीज़ की इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैं आग और पानी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। ये बात सुनने के बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो टोटली कंफ्यूज होता है और वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो देखकर शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि हमारी आंखें खराब हो चुकी हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं, ये एक लड़की है जो कि इतनी ज्यादा औसम है, ये लड़की वाकई में लीज वान जो की स्टूडेंट बनना चाहती है। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है, जरा इस बंदे को देखो तो इस बंदे के पास तो किसी प्रकार की स्पिरिचुअल भी मौजूद नहीं है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इस लड़के को दो दो ब्यूटीफुल लड़कियों के द्वारा फेवर मिल रहा है, हम इस बात को बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कहानी का सीन शिफ्ट होता है जून की तरफ जो कि उस लड़की यानी कि हान लिंग से कहने में लगा होता है, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जैसा कि सभी लोग कहने में लगे हुए मेरे पास किसी प्रकार की स्पेशल लूट मौजूद नहीं है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता और बात छोड़ो तुम स्टूडेंट बनने की मेरी। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम अगर मुझे अपने अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, तो तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो आपके लिए मैं लॉन्ड्री कर सकती हूँ, आपके लिए खाना पका सकती हूँ, आपके कपड़े भी धो सकती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं आपका पलंग भी गर्म कर सकती हूँ। समझ गए गाइस। ये बात सुनने के बाद जो जोन होता है उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी जो सिंसियरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराया होता है इस समय पर। तभी लड़के को लगती है आखिरकार तो आपके कहने का मतलब क्या है, लेकिन तभी वो लड़की होती है वो शर्माते हुए अपने जुन का हाथ पकड़ती है और उससे क्या लगती है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वॉश कर सकती हूँ, आपके पलंग को गर्म कर सकती हूँ, आप चाहो तो मैं आपके बेड पर आपको सर्व कर सकती हूँ। समझ गए गाइस, मुझे पता है लौंडे लोग समझ गए होंगे और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये कहते हैं उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ा हुआ होता है और इतना कहने वाली ही होती है। तो जो हमारा जुन होता है वो इन ख्यालों में खो जाता है और सोचे लगता है, सुन ही नहीं वहाँ पर इतने भी स्टूडेंट होते हैं वो इसकी बातें कर रहे थे किस तरीके से इसके लिए खाना कपड़ा और तो और बेड को गर्म करना। समझ गए ना गाइस, थक के मारे उनके मुंह से लाट लगने लगती है। यहाँ पर वो ये मूवमेंट को सोच रहे होते हैं किस तरीके से ये वो फलाना ढकाना, छोड़ो इस सीन को ना दिखाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट और बढ़ के जाते हैं और उसके कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आज ली जुआन जुन को यहाँ पर मारना ही होगा, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हो गई ओपनली इस तरीके का क्राइम कमिट करने की, वो
भी इस लड़के के खिलाफ। हम इस बंदे को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। तभी तो लड़का क्या लगता है कि अगर हमें इसे 1000 बार भी मार देना तो भी ये हमारे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा हमारे गुस्से को शांत करने के लिए। और सभी के सभी लोग जुन पर एकदम से टूट पड़ते हैं। ये देखने के बाद जो जुन होता है वो शौक हो जाता है, डर के मारे क्या लगता है, जरा इन लोगों को देखो तो जरा, तुम किसी कुत्तों की तरह लग रहे हो। तभी यहाँ पर एक जोरदार अटैक आता है और वो जो लड़की होती है हाल लिंग वो सभी को दूर रख देती है अपनी स्पेशल पावर से। और उससे क्या लगती है, देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरे पास मास्टर के इतने ज़्यादा नज़दीक आ सके। जैसा कि मैंने तुमसे कह दिया है कि जैसे ही अगर कोई मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत भी करेगा तो मैं उसे यहीं पर मार दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा लगता है मुझे। तभी वहाँ पर जो कैप्टन होती है वो आती है और उससे क्या लगती है, वह तुम हो जो यहाँ की सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हो। सही का तुमने जो हमारी गवर्निंग रूल्स है और रेगुलेशन है, तुमने यहाँ के रूल्स को तोड़ दिया है और तुम उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हो जो कि कल्टिवेटर्स के लिए बनाए गए थे। और तुम यहाँ पर स्टूडेंट पर अपनी स्पेशल पावर से अटैक किए जा रही हो और ऑर्डिनरी सिटीजन पर भी अटैक कर रही हो। और तो और यहाँ पर तुम लोगों को सस्पेक्ट किया जाता है तुम्हारे टेररिस्ट अटैक के लिए, तुम दोनों के लिए। और जो बंदा तुम्हारे पीछे छुपा हुआ उसके भी, तो तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। ये बात सुनने के बाद हार्लिंग हंसने लगती है और उससे क्या लगती है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मुझे ही लगता है, मुझे इस बात का डर है कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देती है अपनी स्वॉर्ड निकाल कर। ये बात सुनने के बाद वो कैप्टन भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करती है और उससे क्या लगती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच में यहाँ से नहीं ले जा सकती। चलो देखते हैं कि अगर कर तुम मेरे साथ जाओगी या नहीं जाओगी। तो वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों के दोनों ही वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसके कारण आसपास का जो माहौल होता है वो काफी गर्म हो जाता है। और तभी कैप्टन उससे पूछ लगती है कि अगर कर तुम मुझसे किस तरीके से फाइट करना चाहोगी। तभी जो हार्लिंग होती है वो उससे क्या लगती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे फाइट नहीं करूंगी। ये बात सुनने के बाद बाकी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और उससे क्या लगता है, अच्छा तो जो ली जुआन जो है वो टेररिस्ट है। हमने इस बंदे को पहले बहुत ज्यादा बुली किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं हमारी पिछवाड़े बम लगाकर हमें उड़ा दिया। तो तभी जो जवान जवान होता है वो उससे कहने लगता है ये सबसे सुनने के बाद, चिड़ यहाँ की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे पहले जाके वो दोनों लड़कियों के बीच में खड़ा हो जाता है और दोनों की लड़कियों के बीच की पहले सबसे पहले फायर रोकता है। और उनसे कहने लगता है, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों से भीख मांगता हूँ कि प्लीज मेरी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ और मिस पुलिस आपको मुझसे क्या जानना है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप इस जगह को बदल दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जो कैप्टन होती है मन में सोचते कहने लगती है, इसने ऐसा अभी खुद अपने मुंह से कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कीड़ी पकने में लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। जिससे कारण इस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोनों तरफ वापस ले लेते हैं। और तभी कैप्टन उससे कहने लगती है, अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो। और तभी वो हार्लिंग से पूछने लगता है, अब तुम्हारे बारे में क्या। तभी हार्लिंग वहाँ पर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ और कभी भी आपके आदेश को डिसऑबे नहीं करूंगी। और तभी वो दोनों लड़कियों को हाथ पकड़ता है और खींचकर वहां से ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम दोनों की बात से ऑलरेडी कन्विंस हो चुका हूँ, तो अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द चलना चाहिए। और जिस तरीके से वो दोनों लड़कियों को ले जा रहा होता है, वहाँ के आसपास के जो लड़के होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि आप इसके पास तो दो रसगुल्ले आ चुके हैं, आई मीन 4 रसगुल्ले कह सकते हो। और वो सोचने लगते हैं अपने ही दिमाग में ठरकपन और कहने लगते हैं, अच्छा तो अब समझ में आया ये दोनों लड़कियों के साथ इस तरीके से खसीट कर क्यों ले गया है। और एक स्टूडेंट कह रहा होता है, अभी अब तो यहाँ पर तो अरेस्ट की बात चल रही थी, अरेस्ट के बारे में क्या हुआ और टेररिस्ट के बारे में क्या हुआ। आखिरकार इस तरह की जो प्लॉट चल रहा है यहाँ पर क्या डायरेक्शन है, मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चूजे को। अब ये काफी लेट हो चुका है लीजवांजन, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है सब। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ज्यादा कचरे जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उस पानी से डरकर यहाँ पर भाग के आ गए हो। अगर यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज की कमी नहीं पड़ रही होती तो हम तुम्हें कब कर मार चुके होते। और हमें उसी हड्डी सिंह को दिखाया जाता है जो कि अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और कई सारे मॉन्स्टर वहां पर खड़े हुए होते हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी 9 टेल फॉक्स होती है, जैसे कि दिख ही रहा है आपको, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो फॉक्स होती है वो उससे कह रही होती है कि हमारा जो प्लान है वो रेड ड्रैगन आर्मी को सबसे पहले तो डिस्टर्ब करने का है। और बात कर रहे हो तुम उस लड़के की, मुझे इस मैटर को जल्दी से जल्द सॉल्व करना है, चाहे तो मुझे उसे किडनैप कर लो या फिर उसे साइलेंस कर, मतलब आई मीन मार दो, तुम ज्यादा चाहो उस बंदे के साथ कर सकते हो। लेकिन एक बात तुम याद रखना, अगर तुम वापस से इस मैटर में फेल हुए तभी जो हड्डी सिंह होता है वो रोना मतलब अपने सर पटकने लगता है। और एक जो टेल होती है वो वहां से एक पिल आती है, उस पर टैबलेट टाइप की कह सकते हो, वो चमक रही होती है। वो हड्डी सिंह अपना सर पटकता है और उससे कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जो आपने मुझे नहीं मारा। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और उससे कहने लगती है, ये बटरफ्लाई जैसी दिख रही है। और वो कह रही होती है, जैसा कि मास्टर है हमारी कितनी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर तुम्हें इतने ज्यादा इंपोर्टेंट टास्क का कंप्लीट करने के लिए एक और मौका दे रही है। इस दुनिया में जो स्पिरिचुअल पावर है वो उसे सिर्फ रिकवर हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं और टाइम ट्रेवल करने की जो सीक्रेट मेथड है वो सिर्फ हमारी मास्टर के ही पास है। तुम्हें पता चलता है कि ये सारे के सारे ये मॉन्स्टर्स हैं वो टाइम ट्रेवल कर आए हुए हैं और बोलती है कि यहाँ तक कि जो इमोर्टल वर्ल्ड के जो कल्टिवेटर्स हैं वे भी यहाँ नहीं आ सकते। तो मैं इस बात के लिए विश्वास ही नहीं कर सकती कि इतने ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है। और हमें ऐसे बड़ी लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये फाउंडेशन रियलमी पर पेनिकल रियलमी पर है और ये सच में बटरफ्लाई है। तभी हड्डी सिंह उस बटरफ्लाई से कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपने मास्टर को यहाँ पर झूठ कहने में लगा हुआ हूँ। तो ये बटरफ्लाई उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन
आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जो भी तुम कहने में लगे कि वह सच में सच है, किसे पता है इस बारे में? ये बात सुनने के बाद हड्डी सिंह भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है, जरा अपने आप को देखो तो जरा, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं इस बकवास को बिल्कुल भी नहीं झेलूंगा। तभी जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो अपनी टेल को सबसे पहले तो बीच में लगा देती है और दोनों की फाइट को बंद कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम दोनों की फाइट के मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। अब जबकि तुम इस बात को लेकर इतना तो कॉन्फिडेंट हो तो तुम अब ये काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अगर तुम यहाँ पर मिशन फेल कर देते हो तो तुम्हें यहाँ पर वापस आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद बटरफ्लाई एग्री हो जाती है और वो अपनी बटरफ्लाई कीड़े मकोड़ों की सेना को लेकर वहां से जाने लगती है और सारी की सारी कीड़े मकोड़े की जो सब लड़कियां हैं भाई, सारी की सारी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है जुन और दोनों लड़कियों को। वो दोनों के दोनों उसके जुन के घर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो देखकर कहने लगते हैं, ये मुझे पता है कि मेरा जो घर है वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला लेना। तभी जो कैप्टन होते हैं वो कहने लगती है, ये जगह, जरा इस जगह को देखो तो जरा, ये जगह तो पूरी तरीके से खाली और बेकार पड़ी हुई है। तभी जुन उसको एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि जो जो अंकल कचरा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं वो काफी समय से यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, तो तुम इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो तो बेटर रहेगा। तभी जो कैप्टन होती है वो उन कैंस की जानकारी इकट्ठी करती है और कहने लगती है कि मुझे पता है ये जो कैंस है वो एक आम कैंस है, ऑर्डिनरी कैंस है, लेकिन इनमें से मुझे स्पिरिचुअल रिएक्शन क्यों महसूस हो रही है? क्या सच में इस बच्चे से, इस लड़के से रिलेटेड है सब कुछ? जरा इधर देखो तो जरा, यहाँ पर वाकई में यहाँ पर स्पिरिचुअल रिएक्शन मुझे हर जगह पूरे के पूरे घर में महसूस होने में लगी हुई है। जरा इस लड़के को देखो जरा, इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल केप बना ली है भयंकर वाली। ये वाकई में मास्टर बनने के लिए डिजर्व करता है। हमें इस कैन को लेकर जाना ही होगा स्टडी करने के लिए वापस मुझे, और उस कैन को छुपा लेती है। अगर इसके पास किसी तरह का रिजर्वेशन है किसी भी कंफेशन के लिए बाद में तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ जो हानलिंग होती है वो कहने लगती है, अगर मास्टर इस तरीके से यहाँ पर गए तो इसकी जो इसके द्वारा करी गई इतनी ज्यादा मेहनत है वो बर्बाद चली जाएगी। तो इससे पहले कि दूसरा इसके बारे में पता लगा ले, मुझे इसको मैटर को सॉल्व करना होगा जल्द से जल्द। और वो उस प्लेट को छुड़ाना चालू कर देती है और दोनों के दोनों ही एक ही प्लेट को पकड़ते हैं तो एक दूसरे को उड़ना चालू कर देते हैं। मतलब हद हो गई, एक सफाई करना चाहती है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन एक इतनी लालची है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तभी जो हानलिंग होती है वो उससे कहने लगती है, अगर तुम यहाँ की सफाई करना चाहती हो तो मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। तुम यहाँ पर हमारे मास्टर की सफाई और काम करने के लायक नहीं हो, घर का काम करने के लायक नहीं हो, डिजर्व नहीं करती हो। तभी जो कैप्टन होती है वो उससे कहने लगती है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हीट में हो तो तुम्हें बगल में जाना चाहिए, तुम मेरे काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो। तभी जो जोन होता है उन सब दोनों की फाइट को शांत कराने के लिए बीच में आता है। तभी दोनों की दोनों लड़कियां होती है वो जोन पर चिल्ला पड़ती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वहाँ पर शांति से बैठकर इंतजार करो, हम यहाँ पर सफाई करेंगे। तभी हार्लिंग उससे कहने लगती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो फाइट है वो मेरे और इस लड़की के बीच में है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों मिलकर वहाँ पर फाइट करने लगते हैं सिर्फ सफाई करने के लिए। तभी हार्लिंग उस कैप्टन से कहने लगती है कि तुम मेरे रास्ते में बहुत ज्यादा आने में लगी हुई है। तभी कैप्टन उससे कहने लगती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हारे जो गुब्बारे हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते तो जो किचन है वो तुमसे दुगनी बड़ी होती। तभी हार्लिंग उस कैप्टन से कहने लगती है, अगर तुम सच में मेरे गुब्बारों से इतने ज्यादा जलती हो तो साफ साफ कहो ना, जरा अपने गुब्बारों को देखो, तुम्हारे गुब्बारे तो इतने ज्यादा फ्लैट हैं इस प्लेट से भी ज्यादा। ये बात सुनने के बाद कैप्टन भड़क पड़ती है और उससे लगती है कि अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि जो बटरफ्लाई के टीम मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर अटैक करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है इसके बारे में, जो पिंक वाली है वो कैटरपिलर होती है जो कि मिड फाउंडेशन रियलमी पर है। ये बटरफ्लाई उससे कहने लगते हैं कि इस बंदे को ढूंढना इतना तो मुश्किल भी नहीं था हमारे लिए। ये जो दोनों लड़के यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं वो जरूर ही रेड ड्रैगन टीम के मेंबर होंगे, जैसा कि हमें न्यूबी ने बताया था उस हड्डी सिंह ने। लगता है इन दोनों लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था कि हम लोग इस बच्चे को, इस लड़के को यहाँ पर मारने के लिए आएंगे। तभी जो कैटरपिलर होती है बटरफ्लाई से कहने लगती है, क्या हम लोग सच में यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, इनको मारने वाले हैं या फिर इनको पकड़ने वाले हैं? बटरफ्लाई कहने लगती है कि जो न्यूबी के द्वारा जो परेशानी खड़ी की गई थी उस परेशानी को वो खुद ही सॉल्व करेगा। हमारा जो काम है, जो हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ लड़का है ये वाला। नहीं, वहाँ पर एक और लड़की आती है और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी कैसे हो सकती है। तभी एक और लड़की होती है वो लगती है कि ये एक ऐसी जगह जहाँ पर रेड ड्रैगन जो टीम के मेंबर है उन्होंने इस जगह को बिल्कुल भी नजर में नहीं लिया है, तो तुम्हें भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो यहाँ पर वो कर सकती हो। तभी हमें बताया जाता है ये लड़की जो ब्लू वाली है वो स्कॉर्पियन है और वो क्या लगती है, अच्छा है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मिड फाउंडेशन रियलमी पर है ये भी। और इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा पहला पार्ट, पहला एपिसोड जो भी कहो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट कर जरूर बताना, अपनी राय जरूर बताना। तो गाइस मैं एक और बात आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे इस सीरीज को देखने में लगे हुए, इस फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, तो आप लोग जो लोग जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं गिव अवे में एक माउस जीता था कुछ समय पहले, और उसकी जो वीडियो है मैंने अपने शॉर्ट सेक्शन में डाल रखी, तो आप चाहें तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये एकदम लेजेंड है, मैं भी इस माउस को जीता था। तो एक और अनाउंसमेंट मैं आप सभी के लिए करना चाहता हूँ कि एक और ऐसे ही अच्छे वाले गेमिंग माउस का, गेमिंग माउस नहीं, माउस का गिव अवे होने वाला है कुछ समय बाद।
तो गाइस जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं भाई लेजेंड गाइस है, एकदम लेजेंड है। मेरे पास भी आया, आप लोग सबूत के द्वारा मैंने दिखाया भी था वीडियो बनाकर आपको। तो गाइस जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है ना, एक और गिव अवे कराने वाला जो फ्रेंड है, उसके सर्वर डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो उसकी जो डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आप जल्दी से जाओ, फटाफट से जाओ और उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही वो स्टार्ट होगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चाहो तो अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई आज या कल में, मतलब 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड होने के हो जाएगा स्टार्ट कोड गिव अवे। तो जो भी चाहता है कि ये माउस आपको मिले, भाई साहब कंपनी का ओरिजिनल माउस है वो, उसका जो काम है ऐसा करने का, सेल करने का, तो आप चाहे तो आप इससे बाय भी कर सकते हैं आइटम्स। और जो गिव अवे होने वाला है माउस का, उसके बारे में जो और ज़्यादा डिटेल्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करोगे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनोरा साइनिंग आउट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।